दिल्ली में आज कई बड़े नेताओं ने अपना पर्चा भरा। सबसे हॉट सीट नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा दोनों ने अपना नामांकन किया। साथ ही दोनों ने अपनी जीत का दावा किया है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के साथ पदयात्रा की और फिर पर्चा भरा। इस दौरान उनकी पत्नी, बेटा और बेटी भी मौजूद रहे। इत्तेफाक से इसी दिन गृह मंत्रालय ने ईडी को शराब मामले में उनके और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस चलाने की इजाजत दी। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा भी केजरीवाल से कुछ समय पहले ही रैली करते हुए नामांकन करने के लिए पहुंचे। प्रशासन ने दोनों नेताओं को निर्वाचन कार्यालय में अलग अलग गेट से एंट्री दी। नई दिल्ली विधानसभा से पहला नामांकन मेरा ही हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर 8 तारीख को पहले नंबर पर आएगी और अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में दिल्ली के 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। केजरीवाल के सामने इस बार चुनौती कड़ी है। दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिए कई दिग्गजों ने आज पर्चे भरे। कालकाजी से आतिशी को टक्कर दे रहे रमेश बिधूड़ी ने बुधवार को पर्चा भरा। आप छोड़कर बीजेपी में आए कैलाश गहलोत ने भी पर्चा भर दिया। 2021 के जो वर्क ऑर्डर हुए पड़े थे वो जमीन पे फ्लोट नहीं करे और बहाना एलजी ने, अब एलजी कैसा करने दे रहा है, अब क्यों काम हो रहे 15-20 दिन से, तो इसीलिए इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, लोग चाहते नहीं, आतिशी को विदा कर दिया है। बिजवासन से कैलाश गहलोत, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, रोहिणी से वीरेंद्र गुप्ता और गोंडा से अजय महावर ने भी नामांकन किया। कुल 13 बीजेपी उम्मीदवारों ने आज अपना पर्चा भर नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया, जिनमें अभय वर्मा और दुष्यंत कुमार गौतम ने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल किया। विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया अभी जारी है। दिल्ली की राजनीतिक गहमागहमी इस बार और भी तेज होती जा रही है। अगले 2 दिन में सभी को अपना नामांकन करना होगा। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का पता अब बदल जाएगा। आज दिल्ली में कांग्रेस ने अपने नए दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। इसको लेकर बीजेपी अब राहुल गांधी पर हमलावर है। इंदिरा भवन 9A कोटला रोड अब कांग्रेस मुख्यालय का यह नया पता है। बुधवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं की उपस्थिति में इस दफ्तर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस संघ परिवार से एक वैचारिक लड़ाई लड़ रही है। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. हालांकि राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। राहुल गांधी जिस तरह से छोड़िए, राहुल गांधी क्या क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने महाराष्ट्र के दौरे पर भारतीय नौसेना के 2 नए युद्धपोत और एक पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित किया, जिनका नाम INS सूरत, INS वाक्षी और INS नीलगिरी है। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई में स्थित इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन भी कर नवी मुंबईकरों को ये सौगात दी। भारत ने अपनी समुद्री ताकत को नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए 3 अत्याधुनिक युद्धपोत INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वाक्षीर को कमीशन किया। इन युद्धपोतों ने भारतीय नौसेना को और मजबूत किया है। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय नौसेना वैश्विक स्तर पर मजबूत है। इन युद्धपोतों का उद्देश्य भारतीय नौसेना की सुरक्षा को बढ़ाना और समुद्र में अपनी पकड़ मजबूत करना है। नाबालिग से रेप के मामले में 11 साल से जेल में बंद कथावाचक आसाराम बाहर आ गया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे इलाज कराने के लिए आसाराम को सशर्त अंतरिम जमानत दी है। नाबालिग से रेप के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को 11 साल के बाद अंतरिम जमानत मिली है।
जोधपुर हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2025 तक सशर्त अंतरिम जमानत मंजूर की है। जमानत मिलने के बाद आसाराम फूलों की माला और मुकुट पहने निजी अस्पताल से बाहर आया तो बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुट गई। फिलहाल उसे भगत की कोठी से पालगांव आश्रम ले जाया गया है। इससे पहले आसाराम को गुजरात में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। उसी फैसले के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आसाराम को सशर्त अंतरिम जमानत दी है। आज जोधपुर हाईकोर्ट में संत आसाराम जी बाबू की जोधपुर केस में एसओएस पर सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस दिनेश जी मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर साहब की बेंच ने 31 मार्च तक इंटरिम एसओएस ग्रांट की है। गुजरात केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही एसओएस ग्रांट हो चुकी है 7 जनवरी को, जिसमें कुछ जो शर्तें और नियम जो पालना करने के लिए बोला है। शर्तों के मुताबिक इस अवधि के दौरान आसाराम अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकता, प्रवचन नहीं कर सकता। साथ ही उसे हमेशा 3 गार्ड साथ रखने होंगे, जिनका खर्च भी वह खुद ही वहन करेगा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। राज्य के 3 जिलों में लगभग 200 मदरसों की पहचान की गई है जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों के वेरिफिकेशन के निर्देश दिए थे, जिसके चलते अवैध मदरसों की पहचान कर एक्शन लिया जा रहा है। उत्तराखंड में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 200 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जो अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून और नैनीताल में पाए गए हैं। कुछ मदरसे हैं, लगभग उनकी तादाद जो बताई गई है 57 यहाँ बताई है देहरादून के अंदर, और इसी तरह से 100 से ज़ायद जो हैं उधर हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन पे अगर ये नियमित तौर से नहीं करते हैं तो वैधानिक कार्रवाई जो है वो ज़रूरी हो जाती है। रूल्स और रेगुलेशन का मानना ये हमारा कर्तव्य है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। मदरसों की जांच में ये देखा जा रहा है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र राज्य के हैं या दूसरे राज्य के। मदरसों में शिक्षा मदरसा बोर्ड के मुताबिक है या नहीं, फंडिंग के सोर्स क्या है, साथ ही जमीन वैध है या अवैध है। बिहार के समस्तीपुर के एक एल्युमिनियम फैक्ट्री में आज हुआ एक बड़ा हादसा। फैक्ट्री के बॉयलर में हुआ विस्फोट, 1 व्यक्ति की मौत और 8 हुए घायल। सभी घायलों को दरभंगा के सदर अस्पताल में भेजा गया। प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर हैं मौजूद इस घटना की जांच करने को। समस्तीपुर के बेनी थाना क्षेत्र के एल्युमिनियम फैक्ट्री में बॉयलर फटा और चारों ओर भयावह दृश्य बन गया। हादसे की चपेट में आए मजदूरों में से किसी का हाथ उड़ गया तो किसी का पैर कट गया। आधा दर्जन मजदूर घायल हैं, जिनकी हालत चिंताजनक है। एक की मौत भी हो चुकी है। अच्छा, अभी तक जो है 4 आदमी का पता चला है कि जख्मी है, 1 आदमी डेथ कर। जैसे ही घटना की जानकारी प्रशासन तक पहुंची, पदाधिकारियों की एक टीम मौका वारदात पे पहुंच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जानकार बता रहे हैं कि हादसा एल्युमिनियम फैक्ट्री के बॉयलर का तापमान अचानक बढ़ने से हुआ। चपेट में आ गए बॉयलर के पास काम कर रहे मजदूर। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के गृह जिले मैसूर के एक सरकारी अस्पताल के कैंपस में एक युवक की मौत ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल के डॉर्मेट्री में सोने के लिए 30 रुपए किराया देने की इस युवक की हैसियत नहीं थी। ऐसे में वो अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर था। कंबल में लिपटे 35 साल के शिव गोपालैया की मौत की वजह ठंड थी या फिर कुछ और, ये पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉर्मेट्री के बाहर खुले छत के नीचे सोने की वजह उसने अपने जानने वालों को बताई थी। उसका कहना था कि 30 रुपए एक रात का डॉर्मेट्री का किराया उसके पास नहीं है, इसीलिए वो खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है।
ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಬಡವರಿದ್ದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. बहुत गरीब लोगों को हम डॉर्मेट्री मुफ्त में देते हैं, वैसे बाकी लोगों से 30 रुपए लेते हैं. आगे हम इसे भी फ्री करने वाले हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह पता चलेगी. ಸೊ BPL ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ತುಂಬ ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. शिव गोपालैया ने अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया. बेटे का जन्म हुआ. दूध का पैसा एक डॉक्टर ने दिया और खाने का इंतजाम दूसरे मरीजों के अटेंडेंट ने किया. लेकिन डॉर्मेट्री का फॉर्म नहीं भरा. 3 रातें उसने खुले आसमान के नीचे बिताया. हालांकि मैसूर में उत्तर भारत जैसी ठंडक नहीं पड़ती, लेकिन इसके बावजूद शिव गोपालैया की मौत मानवता को झकझोरने वाली है. ग्वालियर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहाँ एक लड़की की उसी के घर वालों ने गोली मारकर हत्या कर दी. लड़की किसी और से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी. बाकायदा इस पर पंचायत बैठाई गई थी. पुलिस भी आई और पुलिस के सामने ही पिता और चचेरे भाई ने लड़की पर गोली चला दी. लड़की ने इसका अंदेशा जताया था. मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी और वो मेरे को डेली मारते भी हैं, मारने की धमकी भी देते हैं. ग्वालियर की तनु का अंदेशा सही साबित हुआ. एक गोली पिता ने मारी, 3 गोलियां चचेरे भाई ने, बिल्कुल पुलिस और रिश्तेदारों के सामने. अभी तक की जांच में ये पता चला है कि बेटी कहीं और शादी करना चाहती थी और माता पिता उसके कहीं और शादी करना चाहते थे. इस बात को लेकर उनके बीच में तनातनी हुई और उन्होंने अपने भतीजे के साथ मिलकर अपनी बेटी को गोली मार दी है. मामला ग्वालियर के आदर्श नगर का है. बेटी का कसूर ये था कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी. परिवार ने कहीं और शादी तय कर दी. 18 जनवरी की शादी का कार्ड भी छप गया. लेकिन उसके पहले बेटी का वीडियो सामने आ गया जिसमें उसने कहा वो किसी और से शादी करना चाहती है. इसको लेकर पंचायत भी बैठी, पुलिस भी आई, लेकिन सब पर भारी पड़ी झूठी शान. पिता गिरफ्तार हैं और चचेरा भाई फरार. राजधानी भोपाल पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय महिला लुटेरी गैंग को पकड़ा है. ये लुटेरी गैंग देश भर में सत्संगों और भागवत कथाओं में पहुंचकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करती थी और खास तौर पर महिलाओं के समूह में घुसकर उनके गले से मंगलसूत्र और चेन का झपटा मारती थी. सड़क किनारे ये 2 महिलाएं कुछ देर पहले चेन झपटकर भागी हैं. पुलिस की गिरफ्त से दूर, सीसीटीवी में कैद. भोपाल के जैन मंदिर में नए साल में ये गैंग सत्संग में शामिल हुआ और देखिए किस सफाई से चेन चुराई अपने साथियों को सौंपा. पुलिस को अब शक हो गया था कि शहर में कोई बड़ा गिरोह है. 10 तारीख को रचना नगर के मंदिर में सत्संग था. वहां मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे. पुलिस मुस्तैद थी. ये महिलाएं पुलिस पर नजरें बनाई थी. भीड़ जैसे ही उठी, पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी. दरअसल साल के पहले हफ्ते में ही भोपाल के कई थानों में चेन स्नैचिंग की शिकायत आई, जिसके बाद पुलिस को किसी बड़े गिरोह के शहर में सक्रिय होने का अंदाज हो गया था. पुलिस ने अपने इंटेलिजेंस को मजबूत कर जाल बिछाया. सीसीटीवी खंगाले तो पता लगा कुछ महिलाएं हर भीड़ भाड़ वाली जगह कथा सत्संग में नजर आ रही थीं. सीसीटीवी फुटेज देखे गए और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य एकत्रित करने के बाद हमें फिर एक मालूम चला कि एक टीम सक्रिय है जो लगातार भोपाल क्षेत्र में वारदात कर रही है. बेहद हाई प्रोफाइल अंदाज में रहने वाली महिलाओं की लुटेरी गैंग को पहचानना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर था. शहर के कई सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस ने गैंग की चारों सरगनाओं को हिरासत में ले लिया, जिससे पता लगा कि देश भर में कई वारदातों को अंजाम देने वाली इस गैंग की मास्टरमाइंड मधु नायडू और उसका भाई अंशु है, जो दिल्ली में रहकर गिरोह को ऑपरेट करते हैं. गैंग की सदस्य अंजलि नायर के ऊपर दिल्ली में बच्चा चोरी और उड़ीसा में लूट का मामला भी दर्ज है. गाड़ी में मेकअप के सामान मिले हैं, कई साड़ियाँ मिले हैं, डिजाइनिंग कपड़े मिले हैं. ये उस अनुसार अपने आप को डाल लेते हैं, अपने वेशभूषा भी वैसे रखते हैं ताकि वो संबंधित किसी समाज को बिलोंग कर सके. राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम में आश्रम के एक कमरे में 4 लोगों के शव मिलने के मामले की गुत्थी पुलिस सुलझा नहीं पाई है. पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि इन चारों ने आत्महत्या की है या इनकी हत्या की गई है. मृतक चारों सदस्य एक ही परिवार के थे और देहरादून से ये परिवार मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के लिए आया था. पुलिस मौत के कारणों के लिए
FSL रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम में आश्रम में ठहरे एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये परिवार देहरादून से मेहंदीपुर बालाजी धाम में दर्शन करने आया था। ठहरने के लिए रामाकृष्ण आश्रम में एक कमरा किराए पर लिया था। बुधवार शाम इस परिवार को चेकआउट करना था, लेकिन कमरे में कोई हलचल नहीं होने से आश्रम स्टाफ ने देखा तो कमरे में ही 4 सदस्य मृत पाए गए, जिनमें 2 शव जमीन पर, 2 शव बेड पर पड़े मिले। सूचना पर पुलिस ने मौके पर आकर कमरे को सीज कर दिया और जांच शुरू की है। माता पिता और बेटा बेटी ये चारों लोग अचेत अवस्था में, मृत अवस्था में हमें मिले हैं। इनके पास जो मौके के क्राइम सीन से ऐसा कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं लग रहा है, तो प्राइमा फेशिया चांसेस लग रहा है कि कुड बी सुसाइड। पुलिस के मुताबिक चारों मृतक एक ही परिवार के हैं, जिनमें पिता सुरेंद्र कुमार, मां कमलेश देवी, बेटा नितिन और बेटी नीलम शामिल है। पुलिस को मौके से किसी भी तरह की वारदात के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लिहाजा पुलिस प्रारंभिक जाँच के आधार पर सामूहिक आत्महत्या या खाने में किसी विषाक्त पदार्थ के सेवन को मौत की वजह मान रही है। परिवार किसी सदस्य के मानसिक तौर पर परेशानी के चलते ही मेहंदीपुर बालाजी धाम में उपचार के लिए आया था, लेकिन मौत का कारण क्या रहा ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस मौत की वजह के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के अमृत स्नान के बाद मौनी अमावस्या को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों से मौनी अमावस्या को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी करने को कहा है। महाकुंभ के पहले 2 दिन 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम पर स्नान कर लिया। अब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है। यह महाकुंभ का सबसे बड़ा अमृत स्नान होगा, जिसमें करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि रेलवे से समन्वय बनाकर समय पर ट्रेन का संचालन किया जाए। मोबाइल नेटवर्क के साथ हर सेक्टर पर 24 घंटे 7 दिन बिजली और पानी की आपूर्ति हो। घाटों की बैरिकेडिंग हो और हर जिले से बसें चलें। ई बसें, शटल बसें प्रयागराज में लगातार चलती रहें। महाकुंभ की आधिकारिक तौर पर 13 जनवरी से शुरुआत हुई थी, लेकिन 11 और 12 तारीख को ही 2 दिन में 85 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई, जबकि 13 तारीख को 1 करोड़ 65 लाख और 14 जनवरी को 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक बार फिर धमाकेदार पारी खेली। 435 रन बनाए आयरलैंड के खिलाफ, 304 रनों के अंतर से जीत दर्ज की, एक रिकॉर्ड बनाया। और भारतीय महिला स्टार्स स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने कई रिकॉर्ड बनाए। भारतीय महिला टीम इंडिया की सुपरस्टार स्मृति मंधाना का बल्ला एक बार फिर आग उगलता रहा। स्मृति मंधाना और दिल्ली की प्रतिका रावल की जोड़ी ने पहला विकेट गिरने से पहले 160 गेंदों पर 233 रन जोड़े। इस पारी में स्मृति मंधाना ने अपने 97वें मैच में 10वां वनडे शतक लगाया। भारतीय महिला टीम 435 का स्कोर पुरुषों की वनडे टीम के 418 विकेट पर 5 से भी कहीं ज्यादा है। दुनिया में महिला क्रिकेट में ये चौथा सबसे बड़ा वनडे स्कोर है। मंधाना दुनिया की सिर्फ चौथी महिला है जिनके नाम 10 या 10 से ज्यादा शतक हैं। मंधाना से ज्यादा वनडे में पुरुष क्रिकेट में भी सिर्फ 7 भारतीयों के नाम वनडे में उनसे ज्यादा शतक हैं। पुरुष क्रिकेट में MS धोनी 9, KL राहुल 7, मोहम्मद अजरुद्दीन 6 के नाम भी मंधाना से कम शतक हैं। स्मृति, प्रतिका, हरमनप्रीत, शेफाली, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा जैसे धमाकेदार खिलाड़ियों से सजी इस टीम से अगस्त-सितंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में अब बड़ी उम्मीदें रहेंगी। डायलॉग अमिताभ बच्चन की फिल्म का है, लेकिन सलमान खान पर भी सही उतरता है। वो जहां पर खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से ही शुरू होती है। इसी साल रिलीज हो रही सलमान खान की फिल्म सिकंदर का टीजर जब रिलीज हुआ तो यूट्यूब पर नंबर 1 पर छा गया। और एक बार फिर ये फिल्म नंबर 1 पर बनी हुई है एक दूसरी लिस्ट में। कौन सी है वो, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। ना रजनीकांत, ना प्रभास, ना जूनियर NTR। मेरे मुड़ने की देर है। दक्षिण पर हावी है बॉलीवुड का सिकंदर। सलमान खान की फिल्म सिकंदर इस साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। AR मुर्गदौस के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपने फर्स्ट लुक से ही रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया था। जबरदस्त व्यूज के साथ नंबर 1 पर ट्रेंड करने वाली सलमान खान की सिकंदर अब IMDb की लिस्ट में भी नंबर 1 पर है। IMDb की 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में कई दिग्गज नामों को पछाड़कर सलमान खान की फिल्म सिकंदर नंबर 1 पर है। इस सूची में 20 फिल्मों का नाम शामिल किया गया है, जिसमें 11 हिंदी, 3 तेलुगु और 3 तमिल, 2 कन्नड़ और 1 मलयालम फिल्म शामिल है। दूसरे नंबर पर यश की टॉक्सिक है, तो तीसरे नंबर पर रजनीकांत की जेलर, चौथे नंबर पर अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 5 और 5वें नंबर पर टाइगर श्रॉफ की बागी 4। इससे बढ़ के कोई फिल्म नहीं हो सकती, क्योंकि
सलमान खान की जो स्ट्रेंथ है वो उसके एक्शन, उसका ड्रामा, उसका चार्म और वो सब कुछ है जो सलमान खान की फुल एंटरटेनमेंट फिल्म में होता है। इसलिए ऑब्वियसली इसका एक्साइटमेंट बढ़ा ही रहेगा। आपको बता दें, IMDb को दुनिया भर में फिल्मों की जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। लेकिन क्या इस लिस्ट में टॉप करने का फायदा सिकंदर को बॉक्स ऑफिस पर मिल पाएगा? उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।